वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। और वेलकम टू आवर चैनल एलिगेंस एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है लंग्स। आज मैं डिस्कस करूँगी लंग्स पे। इससे पहले मैं लंग्स को स्टार्ट लूँ, हम थोड़ा सा रिकैप देखते हैं इसका। हमने क्या रिकैप में किया था। हमने एयर पैसेज वे किया था, गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमंस में, और गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स किया था। उसमें लेंटिकल्स पढ़े थे हमने, स्टोमेटा, गार्ड सेल्स और रिस्पायरेशन, और ये सब कुछ हमने पढ़ा था। ठीक है। और गैसेस एक्सचेंज की डेफिनेशन, सेलुलर रिस्पायरेशन, ब्रीथिंग, ये सब कुछ हमने देखा था कि हम कैसे गैसेस एक्सचेंज को अपनी बॉडी के थ्रू, अपनी बॉडी में प्लांट्स के थ्रू हम कैसे ये गैसेस हमारे अंदर एक्सचेंज होती हैं और प्लांट्स में कैसे गैसेस एक्सचेंज होती हैं। ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है लंग्स। इसमें है कि ऑल द एल्विलाई ऑन वन साइड कॉन्स्टिट्यूट अ लंग, देयर इज अ पेयर ऑफ लंग्स इन द थोरेसिक कैविटी। वो कह रहा है कि एक एल्विलाई में जितने एल्विलाई होते हैं लंग्स में, उनके एक साइड उनकी जो एक साइड है वो लंग के अंदर कॉन्स्टिट्यूट करती है। मतलब वो एक लंग के अंदर बहुत से एल्विलाई मौजूद होते हैं। ठीक है। अब पेयर ऑफ लंग्स यानी वो कह रहे हैं कि अब हमारे पास एक लंग तो है नहीं, हमारे पास पेयर ऑफ लंग्स यानी दो लंग्स हैं हमारे पास। थोरेसिक कैविटी मींस हमारा जो बॉडी में रिब्स की जगह जो होती है, हमारे जो चेस्ट है वो हमारा थोरेसिक कैविटी है, और वहाँ पे हमारे उसके अंदर लंग्स मौजूद होते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं रिब्स को। रिब्स क्या है कि द चेस्ट वॉल इज मेड अप ऑफ 12 पेयर ऑफ रिब्स। रिब्स आपको पता होंगी, ये पसलियों को कहते हैं, और चेस्ट वॉल होती है ये एक हमारी, जिसके 12 पेयर्स होते हैं, यानी हमारी 12 पेयर्स होते हैं रिब्स के, पसलियों के 12। ठीक है। 6 एक तरफ होती हैं, 6 दूसरी तरफ होती हैं। ठीक। और इंटरकोस्टल मसल्स है नेक्स्ट। इंटरकोस्टल मसल कौन से होते हैं? रिब्स मसल्स कॉल्ड इंटरकोस्टल मसल्स। अब आपने देखा होगा, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ किसी जानवर की, किसी एनिमल की, लाइक कोई बकरा है या कोई भी गाय है या बैल है, कोई भी ऐसे जब हम उसको ज़िबा करते हैं, तो आपने अक्सर कुर्बानी वगैरह पे देखा होगा कि जब हम उसको ज़िबा करते हैं तो हम जब उसके रिब्स निकालते हैं, जब उसका अंदर से ढांचा, मतलब जिसे कहते हैं हम, जब वो फेफड़े और वो ये सब चीज़ें निकालते हैं, मतलब लंग्स निकालते हैं उसके, तो उसका वो पसलियों के अंदर होते हैं। अब वो पसलियाँ जब निकालते हैं तो उसके ऊपर आप लोगों ने देखा होगा कि वो मसल्स होते हैं, यानी बोटियाँ सी होती है, जिसको आप मतलब मांस कहते हैं उसका। आप कहते हैं कि ये साइड हो जाए, ये बोटियाँ हैं, ये अलग हो जाए, तो हम खाली हड्डियाँ हड्डियाँ निकाल के, यानी जो सारी पसलियाँ हैं उसको आधा आधा करके रख लें, तो वो जो उनके ऊपर जो मांस होता है, जो उनकी स्किन होती है, गोश्त होता है जो भी, तो उसको मसल इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है डायफ्राम। डायफ्राम है अ थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड डायफ्राम इज प्रेजेंट बिलो द लंग्स। अब वो कह रहा है कि एक थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो जैसे डायफ्राम कहते हैं, और वो लंग्स के नीचे प्रेजेंट होता है। अब मीन्स कि लंग्स के, अब लंग्स एक जब आपने देखा होगा कि लंग्स के बीच में दिल होता है। ठीक है। उसके बिल्कुल मिड में करके ना दिल होता है, तो वो जब दिल जो हम जो चीज़ होती है, हमारा जो लंग्स होते हैं, लंग्स अब जब निकालते हैं, अब जैसे मैंने आपको बकरी की एग्जांपल दी, एक गाय की एग्जांपल दी या बैल की एग्जांपल दी, तो आप उसमें देखें, अगर आप वो अपने जब आप चीज़ें निकालते हैं उसके अंदर से, तो आपको बहुत सी चीज़ें उसके साथ लगी हुई नज़र आती हैं। मतलब उसमें आप कह लें कि अगर मैं आपको वैसे सिंपल बताऊँ, सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ, तो उसके साथ तिली होती है, गुर्दे होते हैं, फेफड़े होते हैं, मतलब लंग्स वगैरह, और क्या होता है साथ, कलेजी होती है। तो वो थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है। वो हमारे पास एक मस्कुलर यानी एक बोटियां टाइप जो वो चीज़ आप मतलब कहते हैं कि हम उसको, लोग बड़े मजे से खाते हैं उसको, लंग्स को, मतलब गुर्दे यानी किडनीज को आप कलेजी में बना के खाते हैं, तो ये सारे मस्कुलर स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है। ये इसका डायफ्राम होता है जो लंग्स के नीचे प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि ये लेफ्ट लंग इज स्लाइटली स्मॉलर एंड हैज 2 लोब्स एंड राइट लंग इज बिगर विद 3 लोब्स। अब वो कहाँ पे 3 लोब्स है वो मैं आपको बताती हूँ। इस पिक्चर के थ्रू आप देख रहे होंगे कि ये देखें, एक ये हमारे पास राइट लंग है, ये सॉरी हाँ सॉरी, ये एक लेफ्ट लंग है और ये एक राइट लंग है। ये हमारा लेफ्ट है
और ये हमारा राइट है। ठीक है, आपको भी आप नेक्स्ट कुर्बानी जब आएगी ना, ईद बड़ी ईद आएगी, तो आप उस पर लाजमी देखिएगा, ये चीज़ तो आपको ज़्यादा क्लियर समझ आएगा। ठीक है, आप लंग्स को देखिएगा, अब ये लेफ्ट है और ये राइट है। अब लेफ्ट में देखें 2 लोब्स हैं, यानी जो आपको ये वेन्स नज़र आ रही हैं आपकी इसकी हार्ट की, और ये दूसरी है, ये देखें आप पर्पल कलर की कुछ मतलब ये वॉल नज़र आ रही है आपको। ठीक है, एक ट्यूब की तरह है, पाइप है। ठीक है, तो अब इसके एक 2 लोब्स हैं वो लेफ्ट लंग में जा रहे हैं, राइट, और जो 3 लोब्स हैं इसके वो राइट लंग में जा रहे हैं, 1 2 एंड 3, यानी 1 2 और 3, और ये भी 1 और ये 2। अब 2 लोब्स जो हैं वो हमारे लेफ्ट लंग में जा रहे हैं और 3 लोब्स हमारे राइट लंग में जा रहे हैं। राइट लंग हमारे पास, ये देखें इसकी शेप आपको बड़ी नजर आ रही है, ये बड़ा है, और लेफ्ट लंग हमारे पास छोटा है। ठीक है, अब ये जैसे उन्होंने बताया कि लेफ्ट लंग इज स्लाइटली smaller and has 2 lobes and right lung is bigger with 3 lobes. ठीक है, they are spongy and elastic organs। मतलब spongy और elastic organs मीन मतलब वो एक जैसे कोई रबर की तरह कोई चीज़ हो और मतलब स्मूथ भी हो, एक फॉर्म की तरह भी हो, तो उसको स्पॉन्जी और इलास्टिक ऑर्गन्स कहते हैं। ठीक है, हमारे पास लंग क्या है, एक स्पॉन्जी है और इलास्टिक ऑर्गन है। द लंग्स आल्सो हैव ब्लड वेसल्स दैट आर ब्रांचेस ऑफ पल्मोनरी आर्टरीज एंड वेन्स। अब वो कह रहे हैं कि हमारे इसके पास इसके पास ब्लड वेसल्स भी हैं दैट इसको ब्रांचेस में डिवाइड हुए हैं पल्मोनरी आर्टरीज और वेन्स की शक्ल में। अब ये पल्मोनरी आर्टरीज और वेन्स कौन सी हैं वो मैं आपको बताती हूँ। पल्मोनरी आर्टरीज जो हैं ये पर्पल कलर में आती हैं, ठीक, और जो पल्मोनरी वेन्स हैं ये रेड कलर में आती हैं, राइट, ओके। Each lung is enclosed by 2 membranes called outer pleural membrane and inner pleural membrane। ठीक है, outer pleural और inner pleural membrane कौन से होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन जो होते हैं, ये आपने लंग्स के शेप आप देख रहे होंगे, इसमें आप अगर गौर से देखें, इनको इन्होंने जूम करके भी बताया हुआ है कि ये जो चीज़ है हमारे पास, इसके साथ यहाँ पे एक रेड कलर की लाइन है, एक वाइट कलर की लाइन है और एक ब्लू कलर की लाइन है, देन लंग्स का वो टिश्यूज लंग आ रहा है। ठीक है, तो अब जो रेड कलर की लाइन है हमारे पास वो है आउटर प्लूरल। ठीक है, रेड कलर की जो हमारे पास की आउटर लेयर है वो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन है, और अंदर जो आपको ब्लू कलर की नजर आ रही है ये इनर प्लूरल मेम्ब्रेन है। ठीक, उसके बाद जो हमारे पास कह रहा है कि द मेम्ब्रेन इनक्लोजेस अ फ्लूइड व्हिच प्रोवाइड्स लुब्रिकेंट्स फॉर द फ्री एक्सपेंडिंग द membrane encloses a fluid which provides lubricant for the free expanding and contracting moving of the lungs। ठीक, अब वो कह रहा है कि द मेम्ब्रेन इनक्लोज द फ्लूइड। अब इसमें जब दोनों मेम्ब्रेन्स हैं इनर और आउटर, तो इनके इनक्लोज फ्लूइड है विच प्रोवाइड्स लुब्रिकेंट, वो एक मतलब एक लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, मतलब एक स्मूथली चीज़ है, मतलब जैसे कोई अब आप अगर वही मैं एग्जांपल दूंगी बकरे की, तो अगर आप वो लंग्स को पकड़े तो आपको एक बहुत स्मूथ सा, सॉफ्ट सा, सिल्की सा मतलब फील होगा उसमें जब पकड़ते हैं। ठीक है, तो उसके कहते हैं फॉर द फ्री एक्सपेंडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग मूवमेंट ऑफ द लंग्स। ठीक है, वो उस चीज़ से हमारी लंग्स में मूवमेंट होती है, लंग्स कभी खुल रहे होते हैं कभी बंद हो रहे होते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो लंग्स हमारे मतलब फेफड़े हमारे खुल जाते हैं, और जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो वो हमारी चीज़ लंग्स जो है हमारे बिल्कुल मतलब प्रेस हो जाते हैं। ठीक है, उसको वो किस चीज़ से होते हैं, वो फ्लूइड की वजह से होते हैं। ठीक है, फ्लूइड और लंग्स टिश्यूज की वजह से। ठीक, फ्लूइड क्या है, फ्लूइड ये वाइट आउटर और इनर के बीच में जो ये वाइट सी चीज़ है इसमें ये फ्लूइड है। ठीक, ये अब आपको नजर आ रहा होगा, आउटर और इनर के बीच में ये जो वाइट सी चीज है इसको फ्लूइड कहा है उन्होंने। ठीक, तो अब और साथ में ये जो रेड, अब उसके बाद पहले ये 3 लेयर्स आ जाती हैं जब भी लंग्स होता है, और 3 लेयर्स हैं, 3 लेयर्स के बाद हमारे पास लंग्स टिश्यूज है। ठीक है, यहाँ पे ओके, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। होप सो आपको इसका समझ आया होगा, ना समझ आया तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। अब हम देखते हैं हम
सांस लेने का मैकेनिज्म क्या है, हम किस तरह सांस लेते हैं, क्या करते हैं, तो वो अब देखते हैं। ठीक है, सांस लेते हैं हम दो टाइप्स होती हैं, एक इनहेलेशन होती है यानी इंस्पायरेशन, उसको इंस्पायरेशन भी कहते हैं, इनहेलेशन भी कहते हैं यानी सांस लेना। और जब सांस को बाहर निकालते हैं तो वो होता है एक्सपायरेशन और एक्सलेशन। ठीक, अब इंस्पायरेशन और इनहेलेशन क्या है वो देखते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले so during inspiration yani during inhalation the ribs muscles contract and the ribs are raised at the same, वो कह रहे हैं कि ribs muscle जब हम इंस्पायर करते हैं यानी इनहेल करते हैं, सांस को लेते हैं जब सांस, तो रिब्स मसल्स जो होते हैं, जो हमारे जो पसलियों की जो मसल्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि पसले में जो गोश्त होता है उसके साथ साथ लगा हुआ जो पसलियों को जोड़ के रखता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिब्स फूल जाती हैं। ठीक है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वो थोड़ी सी रिब्स फूल जाती हैं। एट द सेम टाइम द डोम शेप डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इज लोअर्ड। वो कह रहा है कि उसी वक्त डोम शेप डायफ्राम, डोम शेप मतलब जो आपको मैंने बताया अभी यहाँ पे, लंग्स के जो नीचे डायफ्राम होता है हमारा, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और वो लोड हो जाता है। यानी जब हमारी रिब्स फूलती हैं तो हमारा जो डायफ्राम है डोम शेप वो डाउन हो जाता है। वो मैं आपको इसके बताती हूँ कि डायफ्राम मीन जो एक ये जो मैंने चीज़ें बताई थी, जैसे उसके नीचे जो जो चीज़ें होती हैं और साथ एक रिब्स का पूरा एक स्ट्रक्चर होता है हमारे पास, जैसे ये एक स्ट्रक्चर है, तो ये अब इस जगह पे ये डायफ्राम है। ठीक है, ये लोड हो जाता है। लोड मतलब जब हम सांस लेते हैं रिब्स फूल जाती हैं लेकिन डायफ्राम अंदर की तरफ चला जाता है। ठीक है, मतलब चीज़ें सारी रिब्स के अंदर हो जाती हैं। ठीक है ना, क्योंकि जब लंग्स फूलते हैं, चीज़ जब कोई फूलती है तो जब बड़ी होती है तो जो दूसरी चीज़ें होती हैं वो उसके मतलब छुप जाती हैं अंदर। ठीक है, लेकिन जब हम सांस निकालते हैं तो वो डायफ्राम वापस अपनी जगह पे आ जाता है। ठीक, सो अब आगे देखते हैं। दीज मूवमेंट्स इंक्रीज द एरिया ऑफ थोरेसिस कैविटी। वो कह रहे हैं कि इसकी मूवमेंट जो होती है वो इंक्रीज करती है एरिया ऑफ थोरेसिस कैविटी को। यानी मैंने आपको बताया है कि जो रिब्स का जो होता है वो जो स्ट्रक्चर होता है हमारा वो थोरेसिस कैविटी में होता है। ठीक है, तो वो इंक्रीज हो जाता है यानी बड़ा हो जाता है, विच रिड्यूसेस द प्रेशर ऑन लंग्स। उस पे फिर उस वक्त जब हम सांस लेते हैं तो वो रिड्यूस करता है लंग्स पे, मतलब प्रेशर को रिड्यूस करता है लंग्स। ठीक है, एज अ रिजल्ट, अब उसके रिजल्ट में द लंग्स एक्सपेंड एंड द एयर प्रेशर विदिन देम आल्सो डिक्रीज। द लंग्स एक्सपेंड, वो कह रहा है कि लंग्स एक्सपेंड हो जाते हैं यानी लंग्स फूल जाते हैं, और एयर प्रेशर विदिन देम आल्सो डिक्रीजेस। लेकिन उसमें एयर प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो एक चीज़ हमारी फूल जाती है। अब एक चीज़ जब फूलती है तो हमें होता है कि यार हम अब सांस बाहर निकालें, क्योंकि हम ज़्यादा देर तक अपना सांस रोक के नहीं रख सकते, अपने फेफड़ों में सांस ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते, क्योंकि हमारा एकदम सांस उखड़ने लग जाता है। अगर हम सांस को रोक सके, अब किसी किसी में इतनी इतनी थोड़ी सी एबिलिटी होती है, इतनी थोड़ी सी स्ट्रेंथ होती है कि वो अपने अंदर सांस 5 मिनट तक 10 मिनट तक रोक सकते हैं, लेकिन मतलब हर कोई ऐसे नहीं कर सकता। सिर्फ 30 सेकेंड्स के लिए भी कोई बंदा सांस अगर रोक ले तो वो उसके लिए भी वो चीज़ मुश्किल हो जाती है बाद में हैंडल करना। ठीक है, तो हम ज़्यादा देर तक अपनी सांस को अपने अंदर नहीं रख सकते, हमें उसको जल्द से जल्द जितना हो सकता है हमें बाहर निकालना था, क्योंकि हमें जिंदा रहना है। अगर जिंदा रहने के लिए अगर अपना सांस रोक देंगे तो हम जिंदा कैसे रहेंगे। ठीक, अब द एयर फ्रॉम आउटसाइड रशेस इनटू द लंग्स टू इक्वलाइज द प्रेशर ऑन बोथ साइड। अब कह रहे हैं कि जब एयर फ्रॉम आउटसाइड रशेस इनटू द लंग्स, जब एयर है एक मतलब हवा जब बाहर से लंग्स के अंदर जाती है तो इक्वलाइज होती है प्रेशर ऑन बोथ साइड्स। वो लंग्स के मतलब दोनों लंग्स में एक इक्वल प्रेशर रखती है बोथ साइड्स पे। ठीक है, मतलब वो ये नहीं करती कि जब हम सांस लेते हैं तो ऐसे नहीं होता कि एक लंग पे ज्यादा प्रेशर पड़ गया और एक लंग पे प्रेशर पड़ा ही नहीं है, यानी एक लंग ज्यादा फूल गया और एक लंग फूला ही नहीं, तो ऐसा अगर हम ऐसे होने लग गया तो इंसान तो जिंदा ही नहीं रहेगा। ठीक है ना, तो अगर इंसान ने जिंदा रहना है तो वही एक बॉडी का सिस्टम ही ऐसा है, वो हमारी कुदरती हमारा एक गॉड अल्लाह की तरफ से होता है कि जब हम ऐसे सांस लेते हैं तो वो हमारा उसने मैकेनिज्म ही हमारा तरीका ही सारा ऐसे रखा हुआ है कि वो चीज़ जो भी कुछ कर रहे होते हैं अपनी बॉडी का, ऐसा उसने सिस्टम रखा हुआ है कि वो अगर हम सांस लेते हैं तो हमारे वो दोनों लंग्स पे जा रहा होता है, तो दोनों लंग्स एक साथ फूलते हैं। ठीक है, जब दोनों लंग्स एक साथ फूलेंगे तो एक साथ ही प्रेशर पड़ेगा, एक साथ ही एयर जाएगी, जब हम बाहर निकालेंगे तो एक साथ ही एयर बाहर आएगी।
ये नहीं होगा कि एक लंग से एयर बाहर आ रही है तो दूसरे लंग में भी तक एयर है, ऐसे नहीं होता। ठीक है, ये हो जाता है, ये है इनहेलेशन प्रोसेस। ठीक है, इनहेलेशन या इंस्पायरेशन प्रोसेस। दूसरा है हमारे पास एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन, मतलब सांस को बाहर निकालना। ठीक है, आफ्टर द गैसियस एक्सचेंज इन द लंग्स, अब वो कह रहा है कि आफ्टर द गैसियस एक्सचेंज, यानी जब हम गैस हमारे अंदर से एक्सचेंज हो जाती हैं लंग्स में से, यानी इन एंड आउट हो जाती हैं, तो द इम्प्योर एयर इज एक्सपेल्ड आउट इन एक्सहेलेशन। जो इम्प्योर एयर होती है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि हम जब सांस लेते हैं तो हमारे अंदर ऑक्सीजन जा रही होती है, लेकिन जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बन के निकल रही होती है। अब ये कैसे होता है, ये तो अब साइंटिस्ट बता सकते हैं या अल्लाह बेहतर बता सकते हैं। ठीक है, तो एक ऑक्सीजन जब हम अंदर ले रहे होते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बन के बाहर निकल रही होती है, क्योंकि हम ऑक्सीजन प्लांट से लेते हैं, प्लांट्स हमसे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो ये सारा प्रोसेस एक कह लें कि कुदरती प्रोसेस है। ठीक है, द रिब्स मसल्स रिलैक्स ब्रिंगिंग द रिब्स बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। ठीक है, अब वो कह रहा है कि जब हम सांस बाहर निकालते हैं जो रिब मसल्स होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, तो और जो ब्रिंगिंग द रिब्स बैक, और जो रिब्स जो होती हैं वो वापस अपनी पोजीशन में चली जाती हैं। ठीक है, द डायफ्राम मसल्स आल्सो रिलैक्स, जो डायफ्राम मसल्स होते हैं वो भी रिलैक्स हो जाते हैं, एंड इट गेट्स रेज्ड, इट्स रेज्ड डोम शेप। अब जैसे मैं आपको इस पिक्चर के थ्रू बताती हूँ, ये डायफ्राम एक्सहेलेशन का प्रोसेस है। यहाँ पे देखें, जब हमने सांस बाहर निकाल लिया, एयर मूव्स आउट हो गई, तो रिब्स जो होगी वो लोअर्ड हो गई, यानी रिब्स वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में चली गई। ठीक है, और डायफ्राम भी हो गया, वो रिलैक्स हो गया और वापस ओरिजिनल पोजीशन में आ गए। ठीक, सो अच्छा, नेक्स्ट है दिस रिड्यूसेस द स्पेस इन द चेस्ट कैविटी। अब वो कह रहा है कि जब हमने सांस बाहर निकाल ली तो जब उसमें जो चेस्ट कैविटी में जो चेस्ट है हमारे, उसमें जो स्पेस है उसकी वो रिड्यूस हो गई, यानी उसकी अब स्पेस वापस मिल गई, एंड इंक्रीज द प्रेशर ऑन लंग्स, और लंग्स पे प्रेशर डाल दी। क्योंकि अब देखें, अब हमें जब सांस लेना होता है, बाहर निकालना होता है, तो हम मतलब अगर हम सांस बाहर निकाल दें, अब ये भी तो नहीं हो सकता कि हम अब सांस बाहर निकाल दें तो अब सांस लेना ही नहीं है। ठीक है, तो वो लंग्स पे प्रेशर एक तरह से पड़ता रहता है। अगर हम सांस लेते हैं, ठीक है, ये सांस बाहर निकालते हैं, तो वो एक लंग्स पे प्रेशर होता है, क्योंकि अब सांस ले तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि हम सांस बाहर ना निकालें, और जब सांस बाहर निकाल दे तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि हम सांस वापस ना लें। ठीक है, तो लंग्स पे प्रेशर होता ही होता है। द लंग्स कॉन्ट्रैक्ट एंड द एयर इज एक्सपेल्ड आउट ऑफ देम। अब वो कह रहा है कि जब एयर बाहर आ गई तो लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी लंग्स एक दूसरे के साथ वापस जुड़ जाते हैं। जब एयर जाती है अंदर तो लंग्स तब भी एक्सपेंड हो, तब लंग्स एक्सपेंड हो जाते हैं, यानी खुल जाते हैं। ठीक है, फूल जाते हैं। जब एयर बाहर आ जाती है तो लंग्स जो है, मतलब उसके जो लंग्स है कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी प्रेस हो जाते हैं, वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाते हैं। ठीक है, सो आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा अच्छे समझने की ज़रूरत है तो आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। कुर्बानी में या वैसे ही आप ऐसे कोई कुर्बानी आप कर रहे हैं किसी बकरे की या किसी भी जानवर की, तो आप थोड़ी देर के लिए उसके लंग्स लें, और लंग्स लेके उसमें उसको अच्छी तरह धो के, ठीक है, उसको धो के और उसमें हवा भरें मुंह से। ठीक है, अपने मुंह से उसके अंदर हवा भरें, एंड देन चेक करें क्योंकि वो लंग्स कैसे फूल रहे हैं और कैसे एक्सपेंड हो रहे हैं और कैसे कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तब आपको ज़्यादा अच्छे समझ आएगी। ठीक है, सो अभी डायग्राम से मैंने आपको समझाया था कि ये है राइट, लेफ्ट पे है स्टेप्स ऑफ इनहेलेशन और राइट पे है स्टेप्स ऑफ एक्सहेलेशन। अब इस पे मैंने आपको बताया था कि ये जैसे एयर मूव्स इन है तो रिब्स रेज्ड हो रही हैं, यानी रिब्स फूल रही हैं। डायफ्राम मूव्स डाउन हो रहा है, यानी डायफ्राम अपने ओरिजिनल जगह से वापस हट के ऊपर जा रहा है, और तो ये इनहेलेशन हो रही है। ठीक है, अब इसमें इस पिक्चर में देखें तो एयर मूव्स आउट है, रिब्स आर लोअर्ड है, यानी रिब्स अपने वापस जगह पे जा रही हैं, और डायफ्राम मूव्स अप है, यानी डायफ्राम वापस रिलैक्स हो रहा है। ठीक है, रिब्स भी रिलैक्स हो रही है। ठीक, ये स्टेप ऑफ एक्सहेलेशन है, राइट। सो अच्छा, अब हम देखते हैं, वैसे आप एक्सपेरिमेंट लाजमी करके देखिएगा, आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी, और ज़्यादा अच्छी समझ आएगी कि किस तरह से हम जो है रिब्स जो हमारे लंग्स हैं वो कैसे फूलते हैं और कैसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट हम देखते हैं इसका कि हम सांस मतलब कितने से कितने मिनट में नॉर्मल हम सांस लेते हैं और कितनी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हम अपनी गेन करते हैं और एक्सपायर करते हैं, ठीक है। तो हम अब देखते हैं ह्यूमन ब्रीथ 16 to 20 टाइम्स पर मिनट इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस एट रेस्ट। यहाँ पे वो कह रहा है कि ह्यूमन ब्रीथ है वो 16 से 20 टाइम्स पर मिनट है, ठीक है। यानी एक मिनट में हम 16 से 20 मरतबा हम सांस लेते हैं रेस्ट पे, ठीक है। रेस्ट मतलब नॉर्मल, अब मैं आप बैठे हुए हैं या मैं बैठी हुई हूँ तो हम नॉर्मल घूम रहे हैं, ठीक है, रेस्ट पे हैं, तो हम नॉर्मल पे हम 16 से 20 मरतबा हम एक मिनट में सांस ले रहे हैं, ठीक है। एक ह्यूमन ब्रीथ है, इंसानों की बात करें, ठीक है। द रेट ऑफ ब्रीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द रिस्पायरेटरी सेंटर इन द ब्रेन। अब वो कह रहा है कि जो रेट ऑफ ब्रीथिंग है यानी हमारे सांस लेने की जो प्रोसेसिंग है वो रिस्पायरेटरी सेंटर इन द ब्रेन वो हमारा कंट्रोल कर रहा है, रिस्पायरेटरी सेंटर जो ब्रेन में है, ठीक है। ब्रेन के थ्रू हम वो इस चीज को कंट्रोल कर रहे हैं। द रिस्पायरेटरी सेंटर इज सेंसिटिव टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड। कह रहा है कि रिस्पायरेटरी सेंटर जो है वो हमारा सेंसिटिव होता है, यानी रिस्पायरेटरी मतलब हमारा माउथ, लंग्स, ये सेंसिटिव हैं जब हम कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन करते हैं ब्लड के साथ, ठीक है। व्हेन वी डू एक्सरसाइज और सम हार्ड जॉब, जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या कुछ भी कोई काम कर रहे होते हैं, आवर मसल सेल्स कैरी आउट सेल्यूलर रिस्पायरेशन, ठीक है। जो हमारे मसल सेल्स होते हैं वो सेल्यूलर रिस्पायरेशन को कैरी कर रहे होते हैं एट ग्रेटर रेट। मतलब सेल्यूलर रिस्पायरेशन मतलब सांस लेने का जो हमारा प्रोसेस होता है वो हमारे मसल सेल्स बहुत उसको ज्यादा मिकदार में उसको कैरी कर रहे होते हैं, सारा ज्यादा मिकदार में उसको ले रहे होते हैं, ठीक है। जैसे अब फॉर एग्जांपल आप कोई काम कर रहे हैं, घर का कोई काम कर रहे हैं या कोई ऑफिस का कोई काम कर रहे हैं या कोई भी स्कूल का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का कुछ भी काम कर रहे हैं, तो या आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपकी एक एनर्जी लग रही है, ठीक है। उस एनर्जी पे आपको सांस लेना पड़ा है, बहुत ज्यादा सांस लेना पड़ा है। अगर आप कभी ऑब्जर्व करें खुद तो आपको पता लगेगा कि जब हम कोई काम कर रहे होते हैं कुछ भी तो हम सांस ज्यादा ले रहे होते हैं, तो वो हमारा पर मिनट जो हमारा नॉर्मल रेट जो हमारा 16 to 20 टाइम्स होता है वो हमारा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। इट रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ मोर कार्बन डाइऑक्साइड विच इज रिलीज्ड इन द ब्लड। अब वो कह रहा है कि इसके रिजल्ट में यानी इसके नतीजे में जो प्रोडक्शन ऑफ मोर कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कार्बन डाइऑक्साइड की मोर प्रोडक्शन है विच इज रिलीज्ड इन द ब्लड, वो ब्लड के में एक रिलीज हो रही होती है, ठीक है। this greater than normal concentration this greater than normal concentration of carbon dioxide stimulate the respiratory center of brain। अब वो कह रहे हैं कि जो ग्रेटर नॉर्मल कंसंट्रेशन होती है, नॉर्मल से जो ग्रेटर चीज होती है, यानी अब जब हम कोई एक्सरसाइज वगैरह कर रहे होते हैं तो हमारे सांस लेने की मिकदार ज्यादा हो रही होती है ना, नॉर्मल बजाय इसके जो हम नॉर्मल सांस ले रहे होते हैं वो कम होता है, ठीक है। वो एक मिनट में 16 से 20 मरतबा ले रहे होते हैं, लेकिन जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तो वो 16 से 20 मरतबा से भी ज्यादा टाइम हो जाता है एक मिनट में, ठीक है। अच्छा, स्टिमुलेट concentration of carbon dioxide stimulate the respiratory center of brain। अब वो कह रहा है कि कॉन्सेंट्रेट जो कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन होती है, मतलब जब हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकाल रहे होते हैं तो हमें ऑक्सीजन उस तरह से नहीं मिल रही होती, समटाइम्स हमारा सांस फूल रहा होता है क्योंकि हमें ऑक्सीजन उस तरह से प्रोवाइड नहीं हो रही होती जिस तरह से हम उसको गेन करना चाह रहे होते हैं। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड हम बहुत ज्यादा रिलीज कर रहे होते हैं, कॉन्सेंट्रेशन उसकी बहुत ज्यादा हो जाती है जब हम, तो वो फिर स्टिमुलेट करता है यानी उसको मैच करता है रिस्पिरेटरी सेंटर ऑफ ब्रेन के साथ। मतलब जो ब्रेन का से हमारा रिस्पिरेटरी सेंटर कनेक्ट होता है, यानी आपको पता है कि ये नाक का मतलब नाक का मुंह का ये हमारे सर के साथ भी कनेक्शन है, ठीक है। अब तो जब हम सांस ले रहे होते हैं तो नाक सांस जो है वो रिस्पिरेटरी सेंटर जो हमारा है वो ब्रेन के साथ कनेक्ट है, तो हमें सारा पता लग रहा है ना, ठीक है। तो द रिस्पिरेटरी सेंटर sends message to the ribs muscles and diaphragm to increase the rate of breathing so that excess carbon dioxide present in the blood can be removed out of the body, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि रिस्पिरेटरी सेंटर यानी ब्रेन है वो एक मैसेज सेंड करता है रिब मसल्स को एंड डायफ्राम को कि वो अपना रेट ऑफ ब्रीथिंग यानी सांस लेने की जो मिकदार है उसको ज्यादा करें, so that excess of carbon dioxide present in blood जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रेजेंट हो गया है वो उसको रिमूव कर सके बॉडी के अंदर से, ठीक है। अब वो क्यों ऐसे कर रहा है वो मैं बताती हूँ। वो ऐसे हो रहा है कि जो मैंने आपको बताया कि हम
जो है कार्बन डाइऑक्साइड हमारी जो ब्लड के अंदर है वो हमारे ब्लड में नहीं जानी चाहिए, ठीक है। लेकिन जब हम कोई काम कर रहे होते हैं या कुछ भी, तो हमारी वो रेट ऑफ ब्रीथिंग ज़्यादा हो रही होती है, हमें ऑक्सीजन उस तरह से नहीं मिल रही होती जिस तरह से हम काम कर रहे होते हैं, लेकिन हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा रिलीज हो रही होती है, बहुत ज़्यादा हमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो जब हमें ऑक्सीजन नहीं मिलती तो वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड में जाके शामिल होना शुरू हो जाती है, ठीक है। जब वो शामिल हो जाएगी तो वो हमारे लिए सही नहीं होती वो चीज़, ठीक है। तो हमारा जो ब्रेन है वो यानी रेस्पिरेटरी सेंटर है जो, वो एक मैसेज सेंड करता है, यानी वो रिब्स को एक मैसेज सेंड करता है, रिब्स मसल को, यानी पसलियों को और डायफ्राम को, ठीक है, कि वो अपना ब्रीथिंग रेट यानी सांस लेने का जो मिकदार है वो ज़्यादा करे, ताकि वो अपना कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जो ब्लड के अंदर हो गई प्रेजेंट चली गई है वो उसको बॉडी से रिमूव कर सके, यानी उसको ब्लड से निकाल सके, ताकि हमारी बॉडी में कोई मसला ना हो, ठीक है। क्योंकि हमें जब हम काम करके हम एक रेस्ट पोजीशन में आ रहे होते हैं, तो हम रेस्ट पोजीशन में आते भी हमें टाइम लगता है, क्योंकि हमारा सांस बहुत फूला होता है, हम थक गए होते हैं। अभी जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो मैं अब मेरी बहुत सारी एनर्जी यूज हो रही है, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ तो बोलने के साथ मेरी एनर्जी यूज हो रही है, तो मुझे उस तरह कारण ऑक्सीजन नहीं मिल रही, क्योंकि मैं साथ साथ बात भी कर रही हूँ, ठीक है। अब मैंने आपको जिस तरह बताया था कि ग्लॉटिस है हमारा, वो ग्लॉटिस जब हम बात कर रहे होते हैं या कुछ खा रहे होते हैं, तो हम वो सांस उस तरह नहीं ले पाते, लेते हैं लेकिन उस तरह नहीं ले पाते जिस तरह हम नॉर्मल रूटीन में लेते हैं जब हम चुप होते हैं या खाना नहीं खा रहे होते हैं या कुछ भी, ठीक है। तो अब इस तरह मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, ठीक है। तो मुझे जो अब ऑक्सीजन है वो इस तरह नहीं मिल रही जितनी मुझे ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। अब मेरा पर मिनट 16 से 20 टाइम्स जो मेरा ब्रीथिंग रेट है वो मेरा इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब मेरा इंक्रीज हो गया तो वो आप जो है ना, अब मैं अब इसको जब मैं इसको स्टॉप करूंगी, आप लोगों से जब ये चीज़ एंड करूंगी, तो मैं अब नॉर्मल पोजीशन में आते थे मुझे टाइम लगेगा, क्योंकि मेरा सांस फूल रहा है, मुझे मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जब मेरे ब्लड में मिक्स हो रही होती है, तो हम अब मेरा ब्रेन जो है मेरे रिब्स को एक मैसेज दे रहा है कि ठीक है कि आप अपना ब्रीथिंग रेट इंक्रीज करें, यानी उसको बढ़ाएं, ताकि आपको कार्बन डाइऑक्साइड आपकी ब्लड से रिमूव होता जाए, आपकी बॉडी से रिमूव होता जाए। लेकिन अब मैं बात कर रही हूँ, जब तक मैं बात कर रही हूँ, जब तक मैं बोल रही हूँ, तब तक ऐसे पॉसिबल नहीं। जब मैं इसको रेस्ट पोजीशन में आती जाऊंगी तो मैं स्टेबल होती जाऊंगी, ठीक है, मेरा ह्यूमन ब्रीथ मेरी नॉर्मल होती जाएगी, राइट। सो आगे ड्यूरिंग एक्सरसाइज और अदर हार्ड फिजिकल और ब्रीथिंग रेट में इंक्रीज अप टू 30 to 40 टाइम्स पर मिनट। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो मैं अब मेरे सांस लेने की जो है वो जो पर मिनट है वो 30 से 40 टाइम्स हो गई है, ठीक है। अब मैं 30 से 40 टाइम, तो मुझे इससे भी मुझे शायद ज़्यादा लग रहे होंगे कि एक मिनट में आप जब सांस ले रही हूँ तो मेरा रेट ज़्यादा हो गया इससे भी, ठीक है, 30 से 40 टाइम्स भी। लेकिन फिर भी मिनिमम भी अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 30 से 40 टाइम्स पर मिनट होता है, अगर मैं आपसे मतलब कोई भी काम कर रही हूँ। अब मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, तो मेरा ब्रीथिंग रेट ज़्यादा हो रहा है, खर्च हो रही है, ठीक है, मेरी एनर्जी यूज़ हो रही है। तो मेरे साथ ये होगा कि मेरी जो अब ये ब्रीथिंग रेट है वो 30 से 40 टाइम्स हो जाएगी। जब मैं इसको स्टॉप करूँगी, बंद करूँगी, तो मैं आहिस्ता 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 सा नॉर्मल में आ जाऊँगी, ठीक है, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में आ जाऊँगी, राइट। अब जैसे इस पिक्चर में देखते हैं कंपैरिजन बिटवीन इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड एयर, ठीक है। अब इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड में ये होता है कि हमारी देखें अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हमारी कितनी है, 21%, ठीक है, और एक्सपायर्ड में 16%। अब इंस्पायर्ड हम ले रहे हैं 21%, लेकिन एक्सपायर्ड हो रही है 16%, ठीक है ना। क्योंकि वो ऐसे हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन जो है हमारे लंग्स में, पूरे लंग्स में जब हम एयर लेते हैं तो हमारी 21% हम ले रहे हैं, तो 16% क्यों हो रही है, क्योंकि वो हमारे पूरे लंग्स में हमारी पूरी बॉडी में एक तरह से फैल चुकी है। ऑक्सीजन हमारी बॉडी को कोई मतलब नुकसान नहीं पहुंचाती, क्योंकि उसमें अब हमारा ब्लड भी सर्कुलेट कर रहा है, तो उसको भी ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो अब मैं बात कर रही हूँ तो मुझे ऑक्सीजन चाहिए, मेरा ब्लड अंदर पूरी तरह सर्कुलेट कर रहा है, मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो ये अंदर जब हम सांस लेते हैं तो हमारा 21% जाता है, लेकिन जब हम एक्सपायर करते हैं, जब हम सांस निकालते हैं तो 16% आउट होता है, ठीक है। अब अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल होती है ऑक्सीजन के साथ 0.4%, ठीक है, मतलब ना होने के बराबर, और एक्सपायर्ड होती है 4%। 4% क्यों? क्योंकि अभी आप अब सोच रहे होंगे कि ये क्या बात हुई कि इंस्पायर्ड एयर जब हम ले रहे हैं 21% है, लेकिन एक्सपायर्ड 16 हो रहा है।
तो 5% कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होनी चाहिए थी, लेकिन वो क्यों नहीं रिलीज हो रही? क्योंकि हम जब इनहेल कर रहे होते हैं तो हमारे साथ 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारी जा रही होती है थोड़ी सी, ठीक है। जब वो भी जा रही होगी तो जो मतलब ना होने के बराबर कार्बन डाइऑक्साइड हमारे अंदर होती है, ठीक है, लंग्स में। अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, अभी नाइट्रोजन है हमारे भी हमारे बॉडी में यूज होती है, 79% होती है। इंस्पायर्ड भी और एक्सपायर्ड भी 79% होती है, यानी ऑक्सीजन के साथ और भी मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, कार्बन, नाइट्रोजन है, वाटर वेपर्स है, डस्ट पार्टिकल्स है, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो टेम्परेचर भी साथ होता है, तो वो फिर सारा काउंट किया जाता है, ठीक है। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स, अब वाटर वेपर्स है इंस्पायर्ड में वेरिएबल है और एक्सपायर्ड में सैचुरेटेड है, ठीक। और डस्ट पार्टिकल्स भी वेरिएबल है और एक्सपायर्ड में नन है, क्योंकि जब हम डस्ट पार्टिकल्स अपने लेके जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था नॉस्ट्रल्स, ठीक है। नॉस्ट्रल्स में जो मैंने आपको चीज बताई थी कि जो हमारे लाइन फाइन हेयर्स और म्यूकस होता है वो हमारे डस्ट पार्टिकल्स को जाने से रोकता है, ठीक है। तो वो डस्ट पार्टिकल्स हमारे नोज में हो रह जाते हैं और जो हमारी एयर होती है वो हमारी चली जाती है अंदर, ठीक है। तो इसलिए डस्ट जा तो रही है लेकिन वापस तो नहीं निकलेगी, क्योंकि जब डस्ट अंदर जाएगी तो वापस निकलेगी ना, और वापस डस्ट निकल सकती नहीं डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है। और टेम्परेचर है, टेम्परेचर भी वेरिएबल है और ऑलमोस्ट इक्वल टू बॉडी टेम्परेचर। जब हम सांस लेते हैं तो सांस जब हम लेने से पहले जो जो हवा होती है उसका टेम्परेचर अलग होता है, लेकिन जैसे हम बॉडी में लेके जाते हैं तो वो हमारे बिल्कुल बॉडी के साथ मैच हो जाता है उसका टेम्परेचर, ठीक है। सो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। आज का टॉपिक मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। सो अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आया होगा, और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप पहले इसको सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि अगर आपको कोई चीज़ पूछनी है और मतलब कोई बात करनी है या इससे रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। मेरा इंस्टा पे पेज है एलिगेंस एजुकेशन के नाम से, ट्विटर पे पेज है एलिगेंस एजुकेशन के नाम से, ठीक है। फेसबुक पे पेज है एलिगेंस एजुकेशन के नाम से, ग्रुप भी है, तो आप उसमें आप मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। डीएम कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। और इस स्लाइड्स का लिंक मैं फिर बता देती हूँ कि इस स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, तो अगर आपको ये स्लाइड्स चाहिए तो आप वहाँ से इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो अब आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा अपना।